हेलो एवरीवन, मैं रितिका सिंह आप सभी का यूनिक साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूं। तो जैसा कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के अंदर जो लास्ट टॉपिक हमारा चल रहा था वो था पैरामीशियम। पैरामीशियम इज अ मेंबर ऑफ प्रोटोजोआ या फिर सीलियोफोरा भी हमने मेंशन कर लिया था कि ये सीलियोफोरा या फिर मैं बोल सकती हूँ प्रोटोजोआ का सदस्य होता है। बेसिकली ये सीलिएटेड प्रोटोजोआ होता है, यानी इनके पास में पक्षमाभ उपस्थित होते हैं, सीलिया उपस्थित होते हैं। इसी वजह से इनके संघ को एक नया नाम जो है वो दे दिया गया है, जिसे हम सीलियोफोरा के नाम से जानते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने क्या देखा? इंट्रोडक्टरी पार्ट या परिचय वाले भाग में हमने देखा कि जो पैरामीशियम होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब देयर बॉडी इज मेड अप बाय द सिंगल सेल, या फिर इनका शरीर केवल एक कोशिका से निर्मित होता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट देयर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं इनके कोशिकीय संगठन की बात करती हूँ तो कोशिकीय संगठन के आधार पर ये यूकैरियोटिक जीव होते हैं, यानी ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड दैट दे आर कॉमनली ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटाट दे आर एक्वेटिक, यानी आवास के आधार पर ये जलीय होते हैं। जलीय होने का मतलब क्या है? ये जल के अंदर जो है वो उपस्थित होते हैं। उसके साथ में हमने पॉइंट ये डिस्कस किया कि जल में भी मैंने आपको दो टाइप के सोर्स बताए थे, यानी वाटर के अंदर भी मैंने आपको दो टाइप के सोर्स बताए थे। या तो पानी जो है वो ताजा जलीय स्रोत होगा, either the water source will be या aquatic source will be fresh water source। fresh water sources में हमारी रिवर्स आ जाती हैं, पॉन्ड्स आ जाते हैं, लेक्स आ जाती हैं, नदी, तालाब, झीलें, ये सब हमारे ताजे जल के स्रोत में आ जाते हैं। एंड द सेकंड वन वाटर सोर्स इज नोन एज द मरीन वाटर सोर्स, जिसे हिंदी में हम समुद्री जल स्रोत के नाम से जानते हैं। इतनी बात करने के बाद में बेटा इसकी स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे हम, यानी पहले तो इसका आकार एंड आकृति हमने देखा, शेप एंड साइज जो है वो देखा। तो शेप इसकी एक स्पेसिफिक शेप मैंने आपको बताई थी कि चप्पल नुमा होते हैं, स्लीपर शेप के होते हैं। और इफ आई एम टॉकिंग अबाउट देयर लेंथ ना, लंबाई की अगर मैं बात करती हूँ तो इनकी लंबाई जो है वो 200 म्यूकोमीटर से लगभग 300 म्यूकोमीटर तक होती है। माइन्यूट होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सूक्ष्मदर्शीय होते हैं। डायरेक्टली यू कैन नॉट सी देम विद द हेल्प ऑफ नेक्ड आईज, नग्न आंखों से आप सीधे नहीं देख सकते। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर ली थी। उसके बाद में इसकी शरीर की संरचना हम लोग देख रहे थे, बॉडी स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि देयर आउटर मोस्ट कवरिंग इज नोन एज द पेलिकल, यानी इनके शरीर का सबसे बाहरी आवरण जो है वो पेलिकल होता है। पेलिकल के ऊपर कुछ फिलामेंटस स्ट्रक्चर या धागेनुमा संरचनाएं जो है वो उपस्थित होती हैं। एंड दैट फिलामेंटस स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट ऑन द पेलिकल इज नोन एज द सीलिया, यानी जो मैं बोल सकती हूँ धागेनुमा संरचना है जो इनके पेलिकल के ऊपर उपस्थित होती है, उसी को हम पक्षमाप के नाम से जानते हैं। हिंदी में कहा जाता है पक्षमाप और इंग्लिश में कहा जाता है सीलिया। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ सीलिया, यानी कितने पक्षमाप होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि इनके शरीर के बाह्य आवरण के ऊपर हजारों की संख्या में पक्षमाप या थाउजेंड्स ऑफ मैं बोल सकती हूँ सीलिया जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीलिया। सीलिया का या पक्षमाप का कार्य जो है वो क्या होता है? तो पहला काम तो याद रखना है कि बेसिकली विद द हेल्प ऑफ सीलिया दे कैन मूव, यानी वो गति प्रदर्शित कर सकते हैं। और सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया था कि इन्हीं पक्षमाप की सहायता से ये भोजन का ग्रहण करते हैं, यानी इंजेक्शन ऑफ फूड करते हैं। आउटर जो मीडियम है, एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है, वहां से फूड का इंटेक करेंगे अपनी गलेट के अंदर, अपनी गुहा के अंदर, और फिर उसको डिफरेंट फूड वैक्यूल में भेजेंगे, खाद्य रिक्तिका में भेजेंगे और उसका क्या करेंगे? डाइजेशन करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमने देखा था टॉपिक स्ट्रक्चर में ही, वो था कोशिका द्रव्य, हिंदी में कहा जाता है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के लिए आपको ये याद रखना है कि साइटोप्लाज्म जो है वो लिक्विड मटेरियल होता है, सेल का, कोशिका का द्रव भाग होता है, लेकिन एक्चुअली में प्योरली लिक्विड नहीं होता, जेली के सिमिलर होता है, जेली के समान होता है जो कोशिका द्रव्य होता है, और वो दो भागों में बटा होता है। द आउटर वन पार्ट इज नोन एज द एक्टोप्लाज्म, जो बाहरी कोशिका द्रव्य होता है उसको हम एक्टोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। और जो अंदर की तरफ कोशिका द्रव्य होता है, थोड़ा सा मैं बोल सकती हूँ जो थोड़ा ग्रैन्युलर होता है, कणिका में होता है, सेमी फ्लूइड कंडीशन में होता है, वो हमारा कहलाता है एंडोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, द एक्टोप्लाज्म एंड द एंडोप्लाज्म, यानी जो कोशिका द्रव्य होता है वो दो भागों में बटा होता है। हिंदी और इंग्लिश में सेम रहेगा बेटा, बाह्य कोशिका द्रव्य बोल सकते हो एक्टोप्लाज्म, बट आप एक्टोप्लाज्म याद रखोगे, और दूसरा जो है वो आंतरिक कोशिका द्रव्य हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में हम एंडोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। And the last point we have discussed in previous class was the nucleus, यानी केंद्रक हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर। इसी में तो केंद्रक में हमने ये देखा था कि सेल तो एक है,
क्योंकि पैरामीशियम इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव होता है, लेकिन फिर भी इसके अंदर न्यूक्लियस के नंबर या केंद्रक की संख्या जो है वो 2 होती है। न्यूक्लियस एक आकार में बड़ा होता है, वन न्यूक्लियस इज लार्जर इन साइज एंड वन न्यूक्लियस इज स्मॉलर इन साइज। एक केंद्रक आकार में बड़ा और एक केंद्रक आकार में छोटा होता है। जो लार्जर वन होता है, जो बड़ा केंद्रक होता है, उसे हम वृहद केंद्रक के नाम से जानते हैं, यानी दैट इज नोन एज द मैक्रोन्यूक्लियस। मैक्रोन्यूक्लियस कहलाता है। और जो हमारा स्मॉल, मैं बोल सकती हूँ, न्यूक्लियस होता है, छोटा केंद्रक होता है, उसको हम सूक्ष्म केंद्रक के नाम से जानते हैं, या फिर इंग्लिश में हम माइक्रोन्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। ठीक है, दोनों में एक एक पॉइंट हमने, वैसे तो देखो और भी पॉइंट हमने पढ़े थे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो मैक्रोन्यूक्लियस होता है, यानी जो वृहद केंद्रक होता है, वो वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कहलाता है, यानी वो कायिक केंद्रक भी कहलाता है, बिकॉज दे कंट्रोल द वेजिटेटिव फंक्शन ऑफ सेल। मतलब पैरामीशियम के अंदर जो भी वेजिटेटिव फंक्शंस हो रहे हैं उनको कंट्रोल करने का काम जो है वो किसका होता है, मैक्रोन्यूक्लियस का होता है, वृहद केंद्रक का होता है। जबकि अगर मैं सूक्ष्म केंद्रक की बात करती हूँ, यानी इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द माइक्रोन्यूक्लियस, ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंट्रोल करता है, यानी ये जनन की प्रक्रिया को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो दैट बेसिक पॉइंट्स वर डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास। ये सारे पॉइंट जो है हमने लास्ट क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस कर लिए थे। अब नया टॉपिक हमें पढ़ना है, और नया टॉपिक पढ़ना है उसी में संरचनात्मक घटक में, और वो हो जाएगा हमारा पांचवा पॉइंट, और वो हो जाता है साइटोस्टोम। वो हो जाता है साइटोस्टोम। साइटोस्टोम। ठीक है, साइटोस्टोम क्या है वो पता चल जाएगा। लिखेंगे कोशिका द्रव्य में उपस्थित संरचना। कोशिका द्रव्य में उपस्थित संरचना। कोशिका द्रव्य में उपस्थित संरचना। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द structure present inside the cytoplasm. Structure present in the inside the cytoplasm. चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। इसके निम्न भाग होते हैं। इसके निम्न भाग होते हैं। It contains following parts. It contain following parts. फॉलोइंग पार्ट। ठीक है, पहला पार्ट लिखेंगे ए, ओरल ग्रोव। पहला पार्ट है ओरल ग्रोव, हिंदी में कहते हैं मुख गुहा। अब मुख गुहा क्या होगा, माउथ की तरह कैविटी होगी, है ना, माउथ की तरह कैविटी प्रेजेंट होती है, उसी को ओरल ग्रूव के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओरल ग्रूव के नाम से जानते हैं। तो बड़ा, तिरछा और उथला गड्ढा। बड़ा यानी लार्ज, बड़ा, उथला तिरछा भी लिखेंगे, स्लाइटली बोलेंगे, तिरछा व उथला गड्ढा या शैलो ग्रोव। है ना। तो हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे बड़ा, तिरछा व उथला गड्ढा। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इट इज अ लार्ज ऑब्लिक्यू मतलब तिरछा ही है ना, ऑब्लिक्यू एंड शैलो ग्रोव। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसे
इसे पेरिस्टोम, इसे पेरिस्टोम भी कहा जाता है। ओरल ग्रूव भी कह देते हैं और पेरिस्टोम भी कहा जाता है। तो इट इज नोन एज पेरिस्टोम, इट इज नोन एज पेरिस्टोम, इट इज नोन एज पेरिस्टोम, पेरिस्टोम, पेरिस्टोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। यह जीव के शरीर को, यह पेरिस्टोम की बात कर रहे हैं, यह जीव के शरीर को असममित रूप देता है, असममित रूप देता है, असममित रूप देता है। इट प्रोवाइड असिमेट्रिकल फॉर्म, इट प्रोवाइड असिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल मतलब आप उसको अगर किसी प्लेन से कट करने की कोशिश करोगे, किसी तल से काटने की कोशिश करोगे तो वो दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होगा। असिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल, सममित और असममित में यही अंतर है। सममित मान लो हम लोग, अगर मैं मेरी बात करूं या हमारी बात करें, ह्यूमन की बात करें, तो वी आर सिमेट्रिकल, हम सममित है। मतलब अगर हमें इस तल से काटा जाएगा, इस प्लेन से काटा जाएगा, तो हमारी बॉडी के दो इक्वल हाफ डिवाइड हो जाएंगे या दो समान भागों में हमारा शरीर बट जाएगा। बट अगर मैं इनके पेरिस्टोम की बात करूं तो इनका पेरिस्टोम इनको असिमेट्रिकल बना देता है। असिमेट्रिकल बनाने का मतलब कि फिर हम इनको अगर काट कर दो बराबर भागों में बांटना चाहे तो हम नहीं बांट सकते। हमारी जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल सिमेट्री होती है ना, जिसे आप बोलते हो एक पार्श्व या द्विपार्श्व सममित ना, कि यहाँ से काटा तो दो बराबर भाग बन गए हमारे, तो हम तो द्विपार्श्व सममित होते हैं, वी हैव द बाइलेटरल सिमेट्री। बट अगर मैं इनकी बात करूं तो ये असिमेट्रिकल बन जाते हैं ड्यू टू द पेरिस्टोम, क्योंकि पेरिस्टोम इस तरीके से अरेंज्ड होता है, इस तरीके से लोकेटेड होता है, इस तरीके से स्थित होता है कि वो इसके शरीर को दो बराबर भागों में बंटने नहीं देता। तो यह जीव के शरीर को असममित रूप जो है वो देता है। इट प्रोवाइड असिमेट्रिकल फॉर्म टू द, इट प्रोवाइड इट प्रोवाइड इट प्रोवाइड asymmetrical form to the, asymmetrical form to the, asymmetrical form to the animal, animal, animal। ठीक है, चलिए आगे लिखेंगे। ये पेरिस्टोम, ये पेरिस्टोम एक शंक्वाकार, शंक्वाकार या कॉनिकल शेप, कॉनिकल शेप, शंक्वाकार नली की सहायता से, नली की सहायता से, शंक्वाकार नली की सहायता से वेस्टिब्यूल, हिंदी इंग्लिश में बेटा सेम ही रहेगा, वेस्टिब्यूल, वेस्टिब्यूल नामक वेस्टिब्यूल नामक संरचना में खुलता है, वेस्टिब्यूल नामक संरचना में खुलता है, वेस्टिब्यूल नामक संरचना में खुलता है। पेरिस्टोम जो है वो गड्ढा है, सिंपल समझना, मैं इसको डायग्राम में समझा देती हूँ। मान लेते हैं दिस इज द पेरिस्टोम ना, ये हमारा पेरिस्टोम है, इट इज द पेरिस्टोम, गड्ढा है। तो ये फनल शेप स्ट्रक्चर की हेल्प से, फनल शेप स्ट्रक्चर की हेल्प से बेटा कहाँ पर खुलेगा, वेस्टिब्यूल में खुलेगा, वेस्टिब्यूल में खुलेगा। और दिस इज द ओरल ग्रूव, ओरल ग्रूव या इसी को हमने कहा पेरिस्टोम, ओरल ग्रूव या इसी को हमने कहा पेरिस्टोम। हिंदी में बेटा पेरिस्टोम भी कहा या फिर मुख गुहा कहा, पेरिस्टोम या फिर इसी को हमने कह दिया मुख गुहा। और ये जो शेप दिख रही है बेटा ये शंक्वाकार नली है, ये कॉनिकल फनल है, कॉनिकल फनल, कॉनिकल शेप फनल है ये, शंक्वाकार नली।
शंक्वाकार नली, और शंक्वाकार नली की सहायता से ये बेटा वेस्टिब्यूल में खुल गया। अब आगे किस में खुलेगा वो देखते हैं, एक बार इतना लिखेंगे। इंग्लिश वाले स्टूडेंट, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, इट फर्दर एक्सटेंड इनटू अ, it further extend into a depression, into a depression, into a depression, into a depression, depression called a vestibule, called a vestibule, called a vestibule, vestibule through a short, through a short conical shaped funnel, conical shaped funnel, conical shaped funnel ऑब्लिक करके ट्यूब, conical shaped funnel ऑब्लिक करके ट्यूब, conical shaped funnel ऑब्लिक करके ट्यूब। ठीक है, ये वेस्टिब्यूल, ये वेस्टिब्यूल, ये वेस्टिब्यूल, ये वेस्टिब्यूल एक अंडाकार, एक अंडाकार, अंडाकार संरचना की सहायता से, अंडाकार संरचना मतलब ओवल शेप स्ट्रक्चर, ओवल शेप स्ट्रक्चर, अंडाकार संरचना की सहायता से साइटोस्टोम, अंडाकार संरचना की सहायता से साइटोस्टोम में खुलती है, साइटोस्टोम में खुलती है। अंडाकार स्ट्रक्चर या अंडाकार संरचना की सहायता से साइटोस्टोम में खुलती है, साइटोस्टोम में खुलती है, जो साइटोफेरिंक्स नाम की एक लंबी ओपनिंग से, जो साइटोफेरिंक्स नाम की एक लंबी ओपनिंग से जुड़ा होता है, साइटोफेरिंक्स नामक एक लंबी संरचना से जुड़ा रहता है, और फिर ईसोफेगस, और फिर ईसोफेगस, और फिर ईसोफेगस भोजन, ईसोफेगस भोजन, और फिर ईसोफेगस भोजन, ईसोफेगस भोजन और फिर ईसोफेगस भोजन खाद्य रिक्तिका में जाता है, खाद्य रिक्तिका में जाता है, खाद्य रिक्तिका में जाता है। मतलब बेसिकली ये वो पोर है जहां पर लास्ट को भोजन में फूड वैक्यूल में पहुंचा दिया जाएगा, फूड पार्टिकल को लास्ट में फूड वैक्यूल में क्या कर दिया जाएगा, पहुंचा दिया जाएगा। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे, दिस वेस्टिब्यूल फर्दर एक्सटेंड इनटू साइटोसोम, दिस वेस्टिब्यूल फर्दर extend into cytosome with the help of a oval shape opening, oval shape structure या oval shape opening, oval shape opening, oval shape opening, oval shape opening, opening through a long, through a long opening called as, through a long opening called as cytopharynx, through a long opening called as cytopharynx, 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 and then the esophagus leads to the food vacuole, and then the esophagus leads
ईसोफेगस लीड्स to the food vacuole, to the food vacuole। चलिए यहीं पर साइटोसोम वाला पॉइंट होता है पूरा। सिक्स्थ स्ट्रक्चर लिखेंगे साइटोफाइस, साइटोफाइस, साइटोफाइस। इंग्लिश में भी सेम रहेगा, हिंदी में भी सेम रहेगा, साइटोफाइस, साइटोफाइस। ये बेटा साइटोसोम के पीछे होगा। साइटोसोम से तो देखो फूड मटेरियल को अंदर लिया जा रहा है, साइटोसोम से फूड मटेरियल को अंदर लिया जा रहा है, और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा यानी अपचित भोजन होगा, अवशिष्ट पदार्थ होगा, उसको साइटोफेज के थ्रू शरीर से बाहर जो है वो कर दिया जाएगा। तो साइटोफाइस या पाइस लिखा हुआ मिलेगा तो उससे घबराना नहीं है हमें, है ना। तो लिखेंगे यह है साइटोसोम के, यह है साइटोसोम के पीछे की ओर, साइटोसोम के पीछे की ओर उपस्थित होता है, पीछे की ओर उपस्थित होता है। यह साइटोसोम के पीछे की ओर उपस्थित होता है। इट इज प्रेजेंट ऑन, इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द, it is present behind the cytosome, it is present behind the cytosome, present behind the cytosome। और बस इसका काम लिखेंगे डायरेक्टली। यह है शरीर के अपचयित भोजन को, अपचयित, यह शरीर के अपचयित भोजन को, अपचयित भोजन मतलब अनडाइजेस्टेड फूड, शरीर के अनपचित भोजन को, अनडाइजेस्टेड फूड को शरीर से बाहर निकालने का काम, को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है, शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है, शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। इट हेल्प इन रिमूवल ऑफ, इट हेल्प इन रिमूवल ऑफ, इट हेल्प इन रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, इट हेल्प इन रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड फूड outside the undigested food outside the body, outside the body, outside the body। outside the body। चलिए ये भी होता है पूरा। लास्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं जिसे हिंदी में कहा जाता है रसधानी। हिंदी में इसी को हम कहते हैं रिक्तिका, रसधानी या रिक्तिका, और इंग्लिश में इसे कहा जाता है वैक्यूल, इंग्लिश में कहा जाता है वैक्यूल। ठीक है, रिक्तिका या फिर रसधानी, इंग्लिश में कहा जाता है वैक्यूल। आप नॉर्मल एक पॉइंट समझना है, फिर अपन इसका पॉइंट जो मेंशन करना है वो लिख लेंगे। अगर मैं पैरामीशियम की बात करती हूँ तो आपको याद होगा डायग्राम हमने बनाया था, उस डायग्राम में आपको दो टाइप की वैक्यूल जो है वो याद रखनी है। एक सिंपल ये याद रखना है कि भाई अगर पैरामीशियम की बात करती हूँ मैं, तो पैरामीशियम में दो प्रकार की रसधानियां, दो प्रकार की रिक्तिकाएं उपस्थित होती हैं। एक को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल या हिंदी में कहा जाता है संकुचनशील रिक्तिका,
और दूसरी कहलाती है आपकी फूड वैक्यूल, जिसे हम खाद्य रिक्तिका के नाम से जानते हैं। अब अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि फूड वैक्यूल में तो फूड पार्टिकल जो है वो एंटर किए थे, यानी खाद्य रिक्तिका तो वो होगी जिसके अंदर भोजन के कण जो है वो प्रवेशित होते हैं, फूड पार्टिकल जो है वो एंटर करते हैं। दूसरी है संकुचनशील रिक्तिका, जिसे हिंदी और इंग्लिश में सेम कहेंगे, संकुचनशील रिक्तिका। तो उसका क्या काम है, बेसिकली वो जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है सेल का या कोशिका का, जो भी एक्स्ट्रा पदार्थ होता है उसको स्टोर करके रखने का कार्य करती है। तो क्या क्या और पॉइंट लिखने हैं वो सब हम देखेंगे, अभी फिलहाल के लिए लिखेंगे पैरामीशियम में, पैरामीशियम में, पैरामीशियम में दो प्रकार की, पैरामीशियम में दो प्रकार की रसधानियां, पैरामीशियम में दो प्रकार की रसधानियां उपस्थित होती हैं, पैरामीशियम में दो प्रकार की रसधानियां उपस्थित होती हैं, पैरामीशियम में दो प्रकार की रसधानियां उपस्थित होती हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे पैरामीशियम हैव, पैरामीशियम हैव टू टाइप ऑफ, पैरामीशियम हैव टू टाइप ऑफ वैक्यूल्स, टू टाइप ऑफ वैक्यूल। पहला लिखेंगे, पहला प्रकार संकुचनशील रिक्तिका, संकुचनशील रिक्तिका इंग्लिश में कहा जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील रिक्तिका या इंग्लिश में कहेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और दूसरी हो जाती है खाद्य रिक्तिका। रसधानी और रिक्तिका बेटा एक ही बात होता है, मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पर ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। इंग्लिश में तो वैक्यूल ही कहते हैं बेटा, इंग्लिश में तो वैक्यूल ही कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहेंगे फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल, है ना। तो इन पैरामीशियम there are two types of, in paramecium there are two type of vacuoles are present, in paramecium there are two type of vacuoles are present, two type of vacuoles are present, as it is दो में डिवाइड कर देंगे, as it is दो में डिवाइड कर देंगे। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एक हो जाएगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल संकुचनशील रिक्तिका, और दूसरा हो जाएगा फूड वैक्यूल खाद्य रिक्तिका। अब पहले इसकी बात कर लेते हैं फिर उसकी बात कर लेते हैं, है ना। तो संकुचनशील रिक्तिका में मैं यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ लिखना। लिखेंगे ये शरीर की दोनों, ये शरीर की दोनों अग्र, अग्र मतलब एंटीरियर सरफेस, तो ये शरीर की दोनों अग्र तथा पश्च सतह, ये शरीर की अग्र तथा पश्च सतह, एक एंटीरियर सरफेस दूसरी पोस्टीरियर सरफेस पर उपस्थित होती है, पर उपस्थित होती है, पर उपस्थित होती है। इट इज प्रेजेंट ऑन, इट इज प्रेजेंट ऑन, इट इज प्रेजेंट ऑन it is present on both anterior and, it is present on both anterior and it is present on both anterior and posterior surface of, anterior and posterior surface of body, body। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। यह तरल पदार्थों से भरी रहती है, यह तरल पदार्थों से भरी रहती है,
यह तरल पदार्थों से भरी रहती है। इट रिमेन फिल्ड विद फ्लूइड। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यह एक्टोप्लाज्म तथा एंडोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के दो भाग देखे थे, तो यह एक्टोप्लाज्म व एंडोप्लाज्म के मध्य निश्चित स्थानों पर, एक्टोप्लाज्म व एंडोप्लाज्म के मध्य निश्चित स्थानों पर उपस्थित होती है। निश्चित स्थानों पर उपस्थित होती है। निश्चित स्थानों पर उपस्थित होती है। ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे, दे आर प्रेजेंट एट फिक्स्ड पोजीशन। दे आर प्रेजेंट एट फिक्स्ड पोजीशन between the ectoplasm and endoplasm. Between the ectoplasm and endoplasm. एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म, ये गायब भी हो जाती है टाइम पर, है ना। तो यह समय समय पर गायब भी हो जाती है। यह समय समय पर गायब भी हो जाती है। अतः इसे अस्थायी अंग, टेम्परेरी ऑर्गन, अतः इसे अस्थायी अंग, भाई हमेशा नहीं रहती, पूरे टाइम प्रेजेंट नहीं होती, बीच में गायब हो जाती है पीरियोडिकली, तो अस्थायी अंग भी कहा जाता है। अस्थायी अंग भी कहा जाता है। टेम्परेरी ऑर्गन भी कहा जाता है। अस्थायी अंग भी कहा जाता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे, इट डिसअपियर पीरियोडिकली। इट disappear periodically. It disappear periodically. So it is also known as टेम्परेरी ऑर्गन। ठीक है, एक दो पॉइंट और लिखेंगे शरीर, पैरामीशियम के शरीर का तरल विभिन्न नलिकाओं की सहायता से पैरामीशियम के शरीर का तरल विभिन्न नलिकाओं की सहायता से संकुचनशील रिक्तिका में पहुंचता है। संकुचनशील रिक्तिका में पहुंचता है। संकुचनशील रिक्तिका में पहुंचता है, जिससे इसका आकार बढ़ जाता है। जिससे इसका आकार बढ़ जाता है। भाई ऑब्वियसली पानी को एब्जॉर्व करेगी या तरल लिक्विड को एब्जॉर्व करेगी तो इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। एक बार हिंदी वाले बच्चे पूरा ही लिख लेंगे, फिर इंग्लिश में लिखवा दूंगी मैं। तो जिससे इनका आकार बढ़ जाता है तथा इस तरल को अंततः एक स्थायी छिद्र की सहायता से
शरीर से बाहर कर दिया जाता है, शरीर से बाहर कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, शरीर से बाहर कर दिया जाता है। अब क्या होगा, जैसे इसके अंदर फ्लूइड भरा था, हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चे सुनेंगे, जैसे बेटा इसके अंदर फ्लूइड भरा था तो इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही वो लिक्विड मटेरियल बाहर कर दिया जाएगा तो वापस से ये सिकुड़ जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्टाइल का मतलब ही ये है कि इसका कोई फिक्स शेप नहीं होता, कोई एक निश्चित आकृति नहीं होती। अगर जल भरा रहेगा, लिक्विड भरा रहेगा तो ये फूल जाएगी, और जैसे वाटर बाहर निकलेगा, लिक्विड बाहर निकलेगा तो ये वापस से श्रिंक हो जाएगी। इसीलिए इसको कॉन्ट्रैक्टाइल कहते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्शन होते रहते हैं, संकुचन जो है वो होते रहते हैं, है ना। तो तथा इस तरल को अंततः एक स्थायी छिद्र की सहायता से शरीर से बाहर कर दिया जाता है, शरीर से बाहर कर दिया जाता है, शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे बॉडी फ्लूइड ऑफ पैरामीशियम, बॉडी फ्लूइड ऑफ पैरामीशियम, बॉडी फ्लूइड ऑफ पैरामीशियम, पैरामीशियम get enter inside the contractile vacuole, get enter inside the contractile vacuole with the help of different tubes, with the help of different tubes, with the help of different tubes, due to which due to which due to which size of due to which size of contractile vacuole, due to which size of contractile vacuole get increased, get increased, get increased, get increased। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे this fluid finally excreted outside the this fluid finally excreted outside the paramecium body with the help of a permanent pore and the contractile vacuole get shrinked, and the contractile vacuole get shrinked, जिससे, हिंदी वाले बच्चे इधर ही कंटिन्यू करके लिखेंगे, जिससे संकुचनशील रिक्तिका पुनः सिकुड़ जाती है, पुनः सिकुड़ जाती है। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फंक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, या हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे संकुचनशील रिक्तिका के कार्य। लिखेंगे यह है परासरणी नियमन, जिसको बेटा इंग्लिश में ऑस्मो रेगुलेशन भी कहते हैं, तो हिंदी में भी आप ऑस्मो रेगुलेशन लिखेंगे। तो यह है परासरणी नियमन, हिंदी में कहेंगे ऑस्मो रेगुलेशन, यह है परासरणी नियमन, ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखेंगे उत्सर्जन यानी एक्सक्रिएशन, उत्सर्जन या एक्सक्रिएशन तथा श्वसन में
सहायक होती है तथा श्वसन में सहायक होती है। ये 3 काम लिख लेंगे। परासरणी नियमन मतलब कोई भी कंपोनेंट अगर इसकी बॉडी के अंदर ज्यादा हो गया, कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गई, तो उसको मेंटेन करने का काम, उसका नियमन करने का कार्य करेगा। उसको एक्स्ट्रा जो अमाउंट होगा उसको बाहर निकाल देगा शरीर से। उत्सर्जन हमें पता ही है, वेस्ट मटेरियल जो भी बॉडी के होंगे, फ्लूइड होगा, लिक्विड होगा, उसको द्रव भाग को शरीर से बाहर निकालना। और श्वसन भी आपको पता है, गैसेस का एक्सचेंज में क्या करता है, हेल्प करता है ना। एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो हिंदी वाले बच्चों ने लिख लिया संकुचनशील रिक्तिका के कार्य यह है परासरणी नियमन, जिसको इंग्लिश में बेटा ऑस्मो रेगुलेशन भी कहते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रिएशन यानी उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन यानी उत्सर्जन, तथा श्वसन में सहायता करती है, तथा श्वसन में सहायता करती है, तथा श्वसन में सहायता करती है। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प इन, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रिएशन, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रिएशन एंड रेस्पिरेशन। और यहीं पर हमारी पहला जो संकुचनशील रिक्तिका था वो होता है पूरा। सेकंड लिखेंगे बेटा, सेकंड वन इज फूड वैक्यूल, सेकंड वन इज फूड वैक्यूल, या हिंदी में कहा जाएगा खाद्य रिक्तिका, खाद्य रिक्तिका, फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल, या हिंदी में कहेंगे खाद्य रसधानी, खाद्य रसधानी, या उसी को कहेंगे रिक्तिका, खाद्य रसधानी या रिक्तिका। फूड वैक्यूल या फिर खाद्य रिक्तिका लिखेंगे। यह है निश्चित आकृति, यह है निश्चित आकृति, यह है निश्चित आकृति यानी फिक्स्ड शेप की होती है, फिक्स्ड शेप की होती है, फिक्स्ड शेप की होती है, अर्थात ये सिकुड़ती नहीं है ना। तो अर्थात ये सिकुड़ती नहीं है, अर्थात ये सिकुड़ती नहीं है, श्रिंक नहीं होती। जैसे पहले वाले में हमने देखा था, लिक्विड आया था तो वो चौड़ी हो गई थी, ब्रॉड हो गई थी, एक्सपेंड हो गई थी, और जैसे ही लिक्विड बाहर निकला तो वो वापस से श्रिंक हो गई थी। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, इसका फिक्स शेप होता है और राउंड शेप की होती है, ये गोलाकार होती है। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इट इज अ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल, इट इज अ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, इट इज अ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल मतलब कंट्रैक्शन नहीं होते इसमें, सिकुड़ेगी और श्रिंक होगी ऐसा नहीं होगा ना। तो इट इज अ नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल which have a fixed shape, which have a fixed shape, which have a fixed shape, which have a fixed shape। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, ये सामान्यतः गोलाकार होती है, ये सामान्यतः गोलाकार होती है। इट इज कॉमनली स्फेरिकल ऑब्लिक करके राउंड शेप, राउंड शेप। इट इज कॉमनली स्फेरिकल मतलब गोल आकृति की होती है, गोलाकार होती है, राउंड शेप की होती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे एंडोप्लाज्म में खाद्य रिक्तिका का आकार, एंडोप्लाज्म में खाद्य रिक्तिका का आकार अलग अलग, खाद्य रिक्तिका का आकार अलग अलग हो सकता है, खाद्य
रिक्तिका का आकार अलग अलग हो सकता है, मतलब वैसे तो ये राउंड शेप की होती है पर इसका शेप डिफरेंट हो सकता है इनसाइड द एंडोप्लाज्म। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे द साइज द साइज द साइज ऑफ फूड वैक्यूल कैन the size of food vacuole can varies in varies in varies in varies in varies 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 in endoplasm varies in endoplasm। ठीक है, और इसका कार्य लिख लेंगे भाई, नाम से ही पता चल रहा है फूड वैक्यूल है। कार्य या फंक्शन, कार्य या फिर फंक्शन, तो ऑब्वियसली काम क्या होगा इसका, भोजन के कणों को पचाना, भोजन के कणों का पचाना या भोजन को पचाना, भोजन को पचाना। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे फंक्शन में डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड। फिर लिखेंगे कुछ मात्रा में तरल पदार्थों का पाचन, कुछ मात्रा में तरल पदार्थों का पाचन, तरल पदार्थों का पाचन। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे डाइजेस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड, डाइजेस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड, डाइजेस्ट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड। और कुछ जीवाणुओं का पाचन, बैक्टीरिया को भी डाइजेस्ट कर जाता है ये, तो कुछ जीवाणुओं का पाचन, कुछ जीवाणुओं का पाचन, डाइजेशन ऑफ सम बैक्टीरिया, डाइजेशन ऑफ सम बैक्टीरिया, डाइजेशन ऑफ सम बैक्टीरिया। और यहीं पर हमारा टॉपिक जो स्ट्रक्चर ऑफ या बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम था, पैरामीशियम के शरीर की संरचना, वो पूरा होता है। कुछ बेसिक स्ट्रक्चर हमने देखी, जैसे आउटर मोस्ट लेयर, पैरामीशियम का सबसे बाहरी जो कवरिंग होती है, सबसे बाहरी जो परत होती है, उसको कहा जाता है आपका पेलिकल। पेलिकल के अंदर जो स्ट्रक्चर है, जो लिक्विड भरा रहता है, उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म, हिंदी में कहा जाता है कोशिका द्रव्य। साइटोप्लाज्म इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, द एक्टोप्लाज्म एंड द एंडोप्लाज्म। यानी जो कोशिका द्रव्य होता है वो दो भागों में बटा हुआ होता है, बाहर वाले को एक्टोप्लाज्म कहते हैं, अंदर वाले को एंडोप्लाज्म कहते हैं। फिर उसके अलावा हमने देखा कि इसके जो बॉडी कवरिंग होती है, शरीर का आवरण होता है, उसके ऊपर फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है, धागे नुमा संरचनाएं होती हैं, जिनको हम सीलिया के नाम से जानते हैं, यानी हिंदी में कहते हैं पक्षमाप, इंग्लिश में कहते हैं सीलिया। फिलामेंटस स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ पैरामीशियम। फिर इसके बाद में हमने देखा कि इनके पास में दो पोर्स होते हैं, एक तो साइटोसोम और एक होता है साइटोफाइज। साइटोसोम वो होता है जहां से फूड मटेरियल इनटेक करता है, यानी भोजन का अंतर्ग्रहण होता है, इंजेशन ऑफ फूड होता है। और साइटोफाइज वो होता है, साइटोपाइज या फाइज बोल सकते हैं, साइटोपाइज या फाइज वो प्लेस होता है जहां से बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अपचित भोजन होता है, उसको बाहर कर दिया जाता है। उसके अलावा हमने देखा न्यूक्लियस जो है वो दो टाइप का होता है, माइक्रो न्यूक्लियस और मैक्रो न्यूक्लियस, यानी सूक्ष्म केंद्रक और बृहद केंद्रक, जिसमें अलग अलग हमने उनके फंक्शन देखे। बेसिक जो सूक्ष्म और बृहद न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है, वो उनके साइज के बेसिस पर डिफरेंशिएट किया जाता है, आकार के आधार पर बांटा जाता है। जो छोटा होता है उसको माइक्रो न्यूक्लियस, जो बड़ा होता है उसको मैक्रो न्यूक्लियस कहा जाता है। उसके अलावा हमने देखा कि जो हमारा प्रॉपरली मैं बोल सकती हूँ, इसका जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल है वो वैक्यूल होती है, रिक्तिका होती है, जिसे हिंदी में रसधानी के नाम से जाना जाता है। रसधानी दो टाइप की हो जाएगी, एक कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, संकुचनशील रिक्तिका जिसे आप कहते हो, और दूसरा जो है वो हो जाती है आपकी खाद्य रिक्तिका। संकुचनशील रिक्तिका जो है वो बॉडी का, इनकी बॉडी का जो फ्लूइड है, मतलब इनके शरीर का जो तरल पदार्थ है, उसको स्टोर करके रखती है और फिर उसको बॉडी से बाहर कर देती है। और जो फूड वैक्यूल होती है, यानी खाद्य रिक्तिका होती है, उसका काम है डाइजेशन ऑफ फूड, यानी बेसिकली भोजन का पाचन करना। लेकिन भोजन के पाचन के साथ में यह स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड, यानी थोड़ी मात्रा में जल या तरल और कुछ बैक्टीरिया जो है उनको भी डाइजेस्ट
कर देती है। ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद में हमारा जो टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम या पैरामीशियम के शरीर की संरचना वो होता है पूरा। लेकिन अभी पैरामीशियम में हमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, डाइजेशन और डिटेल में कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो सब पढ़ना है, जो पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।